गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का द हिंदू हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल से आज का द हिंदू हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। इस इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का नाम है डीलिमिटेशन कमीशन। अभी रिसेंटली बहुत चर्चा में था कि वीमेन रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड क्या न्यूज़ आई है, क्यों डीलिमिटेशन कमीशन का जिक्र है, कैसे सेंसस का यूज़ होगा, क्यों इस रिजर्वेशन को आगे लागू किया जाएगा, प्रेजेंट में लागू क्यों नहीं किया जाएगा। तो आज हम डीलिमिटेशन कमीशन को ज़ीरो लेवल से जानेंगे। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग यूट्यूब पर देख सकें, ठीक है। तो ये पहला आर्टिकल डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में कि डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है। देखो, पहली बात हम जान लेते हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन होता क्या है। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके समझा देता हूँ। क्या होता है, कोई भी स्टेट होता है, मान लो ये स्टेट है, इसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इसलिए बनाया जाता है कि वन वोट वन वैल्यू का कॉन्सेप्ट निकल कर आ सके। मीन्स टू से ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 10,000 पॉपुलेशन है तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी 10,000 पॉपुलेशन होना चाहिए। तो इस उद्देश्य से डीलिमिटेशन कमीशन आया था। और डीलिमिटेशन कमीशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करता है। रीड्रॉ करने का क्या मतलब है कि अगर मान लो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 करोड़ पॉपुलेशन हो गई, एज्यूम कर लेते हैं 2 करोड़ तो नहीं होती है, और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो गई 1.5 करोड़, तो इसको बैलेंस ऑन करने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया कुछ इधर देना पड़ेगा। तो बैलेंस किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। और पहले के केसेस में क्या होता था कि हर सेंसस के बाद एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता था। वो डीलिमिटेशन कमीशन क्या करता था, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीड्रॉ तो करता ही करता था, ऊपर से क्या करता था, किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ा देता था। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ाने का क्या घाटा होता था, पहले आपको मैं ये बता देता हूँ। देखो क्या होता है, ये हमारा प्यारा इंडिया है, ठीक है। अब ये साउथर्न पोर्शन क्या कर रहा है, साउथ के स्टेट क्या कर रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन रिड्यूस कर रहे हैं। अब ये जब पॉपुलेशन रिड्यूस कर रहे हैं तो ये इसलिए रिड्यूस कर रहे हैं कि हमारे पास रेवेन्यू ज़्यादा आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारी वैल्यू बढ़ेगी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यों की त्यों रहेंगी, घटेंगी नहीं। जबकि अपर नॉर्थर्न स्टेट अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एज्यूम कर रहे हैं सिचुएशन, हम सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ज़्यादा होना चाहिए। अब साउथर्न स्टेट जो है ये खिसिया गए, इन्होंने कहा कि हम तो एक तो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, अपने आप को इस दिशा में ला रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्या है, मतलब पॉपुलेशन को घटा सकें। तो अगर आप ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ाते रहेंगे तो इससे हमें क्या होगा, घाटा होगा। लोकसभा में आपकी ज़्यादा वॉइस होगी, लोग आपको ज़्यादा वैल्यू देंगे, नॉर्थ में ज़्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आएंगे, वहाँ पर रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। तो इस सिचुएशन को देखते हुए, इस सिचुएशन के बाद क्या हुआ, डीलिमिटेशन कमीशन में बहुत सारी तब्दीलियां की गई। तो वही हम देख लेते हैं। देखो, पहली चीज़ इन्होंने बताई है रीड्रॉ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैंने आपको बताई है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बैलेंस वन वोट वन वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, उसको बैलेंस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन को रीड्रॉ किया जाता है। देखो, कंप्लीट रीड्रॉ नहीं हो पाता है। कहीं पर अगर 10,000 है तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा नहीं है 10,000 होगी, कहीं 15,000 हो सकती है, कहीं 13,000 हो जाती है। मतलब एक इक्विलिब्रियम बिठाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो बैलेंस किया जाता है। फिर दूसरी बात क्या है कि बैलेंस करने के बाद क्या किया जाता है, इसमें हर स्टेट से उसकी नॉलेज ली जाती है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रीड्रॉ हुई है ये आपके इलेक्शन कमीशन के हिसाब से ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है, आप ये चीज़ देख लीजिए। इन्होंने बताया है यहाँ पर अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है हर सेंसस के बाद, जब ज़रूरत होती है। हर सेंसस के बाद का मतलब है कि देखो यहाँ पर एवरी सेंसस लिखा है, ये देखो, अंडर आर्टिकल 82 द पार्लियामेंट इनेक्ट द डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। एवरी सेंसस लिखा है, मगर आप अगर हिस्टोरिकली ऑब्जर्व करेंगे तो हर सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, मैं ये सब आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने क्या बात की कि डीलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और वो वर्क करता है इलेक्शन कमीशन की कोलेबरेशन के साथ। ठीक है, इसके कोलेबरेशन में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। ठीक है, इसकी कमेटी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये अच्छे से जान लीजिए। डीलिमिटेशन कमीशन का डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है। आप ये देखो, डीलिमिटेशन ऑर्डर इज फाइनल एंड कांट क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। अभी क्या हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में डीलिमिटेशन कमीशन बिठाया गया है, तो उस डीलिमिटेशन कमीशन में क्या है कि आप उसे हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। वहां पर जम्मू की सीटें रीड्रॉ की गई हैं। देखो, सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती। आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए 2000, ये यहाँ छोड़िए, यहाँ देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और उसने सीटों को फ्रोजन कर दिया। मतलब 1976 में कहा गया कि जो सीटें 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग हैं ये फ्रोजन रहेंगी। मतलब आप फिर से समझ लीजिए, कोई स्टेट है, उस स्टेट में ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई हैं और ये मान लीजिए 31 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। अब ये 31 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बदला नहीं जा सकता। 31 की 31 ऐसे की ऐसे ही रहेंगी। बस इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीड्रॉ किया जा सकता है। रीड्रॉ क्या मतलब, अगर मान लो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन हो गई 20 लाख हो गई और इधर है 19 लाख, तो इसका कुछ एरिया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दे दिया जाएगा जब इलेक्शन होगा। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंसी केवल इलेक्शन के लिए बनाई जाती है, उसका कोई अदर पर्पस नहीं है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट कम होगा, ऐसा कोई मतलब नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है इलेक्शन के पर्पज से, एमपी के एमएलए। तो हमने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जाना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और उसने कहा जो सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की और पार्लियामेंट की वो सीज कर गई 1971 के सेंसस से। ठीक है, तो सीट्स में तब्दीली नहीं हो सकती। साउथर्न स्टेट को हम निराश नहीं कर सकते, वो अपनी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहे हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूएंसी को ज्यों के त्यों ही रहने देंगे। ठीक है, बस उसका एरिया को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या बात कही गई है। आगे बात करें, अंडर आर्टिकल 170 स्टेट आल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एज पर द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट एवरी एज। मतलब हर एक्ट के बाद कह रहे हैं, हर सेंसस के बाद हर स्टेट में आर्टिकल 170 के हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है और वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिसाइड करता है। मैंने आपको फिर बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा है एवरी सेंसस, मगर ये एवरी सेंसस मेरे हिसाब से नहीं होता। अगर आपको कुछ भी संदेह है इस टॉपिक में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनता है। ये जब प्रेसिडेंट को ऑथोराइज किया जाता है या गवर्नर को ऑथोराइज किया जाता है तब बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। वही बात इन्होंने देखो बताइए जो मैंने आपको समझा दी, मगर आपकी सुविधा के लिए मैं इसे पढ़ देता हूँ। 2002 से 2008 में क्या हुआ, डिलिमिटेशन वाज डन बेस्ड ऑन 2001 सेंसस बट द टोटल नंबर ऑफ सीट ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट एज पर द 1971 सेंसस वाज नॉट वी चेंज। वही बात आई, मैंने आपको बताया नहीं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सीटों को सीज कर दिया गया अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस। वही बात की गई है कि 2026 तक ये सीट फ्रोजन रहेंगी। 2026 के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सीट्स में तब्दीली आएगी। उसके बाद जो है सेंसस होगा, मतलब सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया जाएगा, देन उसके बाद कहीं पर वीमेन रिजर्वेशन बिल लागू होगा। तो अब आपको वीमेन रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि भाई क्या डिलिमिटेशन कमीशन होता है, क्या सेंसस होता है। मैंने आपको सेंसस भी पढ़ा दिया है, डिलिमिटेशन कमीशन भी पढ़ा दिया। हम एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आप इधर उधर नहीं जाइए चैनल पे, जितना आप इधर से उधर चीज़ों को सर्च करेंगे उतना कंफ्यूज होंगे। एक जगह फॉलो कीजिए और उसे पूरे दम से फॉलो कीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है कोनार्क व्हील से। क्या हुआ, G20 की समिट में बहुत सारे लोग आए तो उनको स्टेज पर लाया गया कोनार्क व्हील के साथ में। तो ये कोनार्क जो सन टेम्पल है वो 13th सेंचुरी में हमारे एक किंग थे नरसिम्हा देवा बर्मन, ईस्टर्न गंगा
नरसिम्हा देवा फर्स्ट ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के इनके द्वारा इसे बनाया गया था। तो हम कोणार्क सन टेम्पल के बारे में जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से। पेपर जीएस पेपर 1 में 110% पूछा ही जाएगा। तो देखिए क्या है, कोणार्क सन टेम्पल जो है ईस्टर्न उड़ीसा में है, जो सेक्रेड सिटी पुरी के बगल में है। ठीक है, 13 सेंचुरी में मतलब 1200 के करीब, 1200 से 1300 के करीब किंग नरसिम्हा देवा वन के द्वारा बनाया गया था, जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के बहुत ही हिस्टोरिकल एक मोनूमेंट और हिस्टोरिकल रिफाइन चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, इस ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी को रूदी गंगा और प्राचा गंगा कहा जाता है। आप याद रखना, कभी कभी यूपीएससी आजकल ये खेला बहुत कर रही है। क्या करती है, कहती है दूसरा नाम दे देती है और पूछती है कि क्वेश्चन पूछती है कि आप इसके बारे में बताइए। तो आपको अदर नेम भी पता होना चाहिए कि रूदी गंगा डायनेस्टी और प्राच्या गंगास किसे कहा जाता है। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी को दो नाम है, रूधी गंगास और प्रच्यास गंगास। ठीक है, क्या हुआ, इन्होंने बताया कि ये गंगा डायनेस्टी बहुत ज़्यादा देर दूर तक फैली हुई थी, 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का बिगिनिंग क्या हुआ, जब इंदिरा वर्मा फर्स्ट ने डिफीट किया विष्णु कुंदिन किंग को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, ये इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको जो टेम्पल का आकार है वो चैरियट के आकार का। आप देखेंगे, अगर आप कोणार्क सन टेम्पल को देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे चैरियट बना हुआ है, 12 इधर पिलर बने हुए हैं, 12 इधर पिलर बने हुए हैं और सामने मंदिर बना हुआ है। तो इस तरह से ये मंदिर डेडिकेटेड है ये सन गॉड को। इसमें इंट्रिकेसी और प्रोफ्यूजन ऑफ स्कल्पचरल वर्क है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिसाइज ग्रैंड्यूअर वर्क किया गया है ताकि लोगों को अट्रैक्शन हो देखने के लिए कि इतना अच्छा वर्क कैसे किया गया। देखो ये देखो, इन्होंने यहाँ बताया है हाईएस्ट पॉइंट टू अचीवमेंट ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1984 में इसे रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, इसमें देखो 12 व्हील है एक साइड में और दूसरी साइड में 12 व्हील है। तो ये लोगों के द्वारा कहा जाता है, ये 24 व्हील जो है 24 घंटे को दर्शाते हैं और अदर 12 व्हील जो है 12 मंथ को दर्शाते हैं। ठीक है, 7 हॉर्सेज हैं इसमें चैरियट में और ये 7 डे को दर्शाते हैं। ठीक है, इस टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। ब्लैक पगोड़ा इसलिए कहा जाता है, समुद्र से जो शिप आते थे वो यहाँ पर शिप रैक किए जाते थे। ठीक है, अब कलिंगा आर्किटेक्चर का देख लेते। मैं एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपके स्टैटिक पोर्शन भी कवर होता जाए। आप जितना जल्दी करेंगे, जितना चीज़ों को ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे उतनी दिक्कत होगी। जितना कीजिए अच्छे से कीजिए। देखो अब आर्ट एंड कल्चर भी कवर हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट भी कवर हो रहा है, करंट भी कवर हो रहा है हमारा, और अब जो है स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो रहा है। तो इन्होंने क्या बताया, इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप के हैं, नगारा, वेसरा, द्राविड़ा, और इन्होंने एक गैडाग स्टाइल और जोड़ दिया। हम लोग आर्ट एंड कल्चर में ये 3 टाइप पढ़ते हैं, नगारा, वेसरा और द्राविड़ा। वेसरा क्या होता है, नगारा और द्राविड़ा का एक संगम होता है, कन्फ्यूज़न होता है, और वो जो होता है मेनली पाया जाता है कर्नाटका रीजन में। ये मेनली आपको कर्नाटका में मिलेगा बहुत सारे टेम्पल, और ये आपको मिलेगा साउथ इंडिया में, तमिलनाडु वगैरह में, ये नॉर्थ इंडिया में मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में मेनली उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ पर। अब उड़ीसा आर्किटेक्चर को हम डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा आर्किटेक्चर को ब्रॉडली नगारा स्टाइल का ही एक टाइप माना जाता है। इस आर्किटेक्चर में 2 पार्ट होते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, मैंने इम्पॉर्टेंट ऑलरेडी लिख दिया है। टावर को यहाँ देवला कहा जाता है और हॉल को जगमोहना कहा जाता है। देखो कोई भी मंदिर है तो मंदिर में आप अगर गए होंगे तो यहाँ पर अगर मेन डिटी बैठी है तो यहाँ पर पहले हॉल होता है, इस हॉल को जगमोहना कहते हैं। और टावर जो बना होता है मेन डिटी के ऊपर उसे हम कहते हैं देवला। ठीक है, ये चीज़ आप जान लीजिए, ये जगमोहना। और नगरा आर्किटेक्चर में टावर को क्या कहा जाता है, शिखर कहा जाता है, और इसे मंडपा कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, कंपेयर करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर कंपेयर करके नहीं पढ़ते हैं कुछ भी याद नहीं रहेगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है, हर चीज़ को कंपेयर करके पढ़िए और माइंड मैप ज़रूर बनाइए। देखो मैंने छोटा सा आपको बता दिया, आप यहाँ पर लिख लो। उड़ीसा आर्किटेक्चर में 2 तरह के टावर होते हैं, एक देवला होता है, सॉरी टावर एक तरह का होता है जिसे देवला कहते हैं, अपने इसे नगरा में शिखरा कहा जाता है, और इसको यहाँ पर हॉल को जगमोहना कहा जाता है, और
जो ये है क्या बोलते हैं नगरा आर्किटेक्चर, उसमें इसे वो कहा जाता है मंडपा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है, अब मोस्टली जो आर्किटेक्चर बनाए गए हैं वो हॉर्सू शेप में बनाए गए हैं। लार्ज विंडो ऑफ द चैत्यास गिरह, चैत्या के गिरह में बहुत ज़्यादा लार्ज विंडो दिखती है। चैत्या क्या होता है, देखो चैत्या और बिहारा कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ोगे क्या होता है। चैत्या जो होता है एक पूजा के स्थान को चैत्या कहते थे, और जबकि बिहाराज कहते थे वहाँ पर जो क्या कहते जो लोग रहते थे, योगी जो लोग रहते थे वहाँ, उस जगह को हम बिहाराज कहते थे। ठीक है, अब इन्होंने कहा है जो देवला है, जिसे हमने टावर कहा, शिखर कहा, ये टावर कलिंगा आर्किटेक्चर में 3 टाइप का होता है, रेखा देवला, पिदा देवला और खाकरा देवला। आप यहाँ पर बस इतना देख लीजिए, ये देखो रेखा देवला है जो अंदर को टेपर्ड होता है, ऐसे टेपर्ड मिलेगा। ये तुम्हारा पिदा देवला है, और ये खाकरा देवला है जो पुराना बॉक्स होता था हमारे पुराने ज़माने में, दादी का बॉक्स होता था उसमें बहुत सारा सामान, इसे खाकरा देवला कहते हैं। तो ये हमने कलिंगा आर्किटेक्चर के बारे में जाना, नरसिम्हा देवा के बारे में जाना, हमने जाना कि कलिंगा आर्किटेक्चर और कलिंगा व्हील का क्या संबंध है, मोदी जी ने क्यों लोगों को वहाँ पर अटेंड किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। ठीक है, अगला आर्टिकल जो है अनुभव मंटपा से रिलेटेड है। रिसेंटली भारत मंटपा बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो क्या हुआ है कि प्रगति मैदान में भारत मंडपा बनाया गया है। ये एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है, मतलब यहाँ पर एग्जीबिशन होगा और सॉरी यहाँ पर कन्वेंशन भी बहुत सारी चीज़ों का होगा। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, वही बात बताई गई है कि स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है, कन्वेंशन सेंटर है, एग्जीबिशन हॉल है एंड एम्फी थिएटर है। बहुत सारी चीज़ें इस भारत मंडपा के अंदर रखी गई हैं। इसका कॉन्सेप्ट जो है, जो लॉर्ड बसवेश्वरा थे, उनके कॉन्सेप्ट अनुभव मंडपा से आया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे आर्टिकल में। द टर्म भारत मंडपा is derived from Lord Basaveswara's concept of Anubhav Mantapa, which were significant institution in the 12th century. Anubhav Mantapa is considered one of the earliest parliament of human history. Very important. मतलब इसको one of the earliest parliament, मतलब पहला पार्लियामेंट नहीं कहा जाता, मगर one of the earliest parliament human history में कहा जाता है। ठीक है, यही चीज़ बताई गई है कि प्रभु देवा जो थे रिनाउंड योगी थे, वो ये प्रेसिडेंट थे। लॉर्ड बसवेश्वरा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की तरह वर्क करते थे। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है। ये अब भारत मंडपा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, जो यहाँ पर लोग इलेक्ट होते थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे, उन्हें हाईएस्ट अथॉरिटी के द्वारा इलेक्ट किया जाता था। ठीक है, ये देखो ऐसा होता था दिखने, आप देख लो। तो आज का हमने ये आर्टिकल डिस्कस किए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। प्लीज़ आपसे हमारी दरख्वास्त है, हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, ताकि ये यूट्यूब की एल्गोरिथम में आ पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें हमारे फ्री इनिशिएटिव्स को। थैंक यू वेरी मच।